जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आसाम प्रहरी ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के आसाम प्रहरी के सेशन में हम लोग लास्ट वीक जुलाई 21 से लेकर प्रेजेंट डे जुलाई 26 तक के जो आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं उनका वीकली एनालिसिस, इन डेप्थ करंट अफेयर्स एनालिसिस प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से करेंगे। मतलब जो भी डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें यह ध्यान रखेंगे कि मेंस में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा ही और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी। सेशन आगे स्टार्ट करने से पहले वी विल पे ट्रिब्यूट ऑन कारगिल विजय दिवस 26 ऑफ जुलाई। आज 26 ऑफ जुलाई को पूरा भारतवर्ष अपने बहादुर सिपाहियों के बलिदान, उनके पराक्रम को सलाम करता है। हमारे बहादुर भारतवर्ष के भारतीय सेना के नौजवानों ने अपनी बहादुरी से, अपनी शहादत से पाकिस्तान के नापाक इरादों को हराया और हमें कारगिल वॉर में विजय दिलाई थी। And so we all should show gratitude to all the armed forces soldiers as well as their families, क्योंकि उनकी फैमिली की भी उतनी ही सैक्रिफाइसेज होती हैं जितना एक जवान सरहद पर अपना सैक्रिफाइस करता है। So we should always show gratitude and respect to them. And as a fellow citizen, एक बड़ी अच्छी बात किसी आर्म्ड फोर्सेस के जनरल ने कही थी कि एज ए सिविलियन, बड़ी अच्छी बात कही उन लीडर ने कि एज ए सिविलियन अब हर किसी के बस में यह खुशनसीबी नहीं होती है कि वो भारतीय सेना का पार्ट बन सके। कभी मैंने भी ट्राई किया था बचपन से, एनडीए, सीडीएस, कई एग्जामिनेशंस में, एसएसबी इंटर भी हुए हैं, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में, बट शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। तो हर किसी के किस्मत में यह खुशनसीबी नहीं है कि वो भारतीय सेना का पार्ट बन सके, पर एज ए सिविलियन भी आप अपनी ड्यूटी भारत की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए निभा सकते हो। कैसे? अपनी ड्यूटीज को सक्सेसफुली फुलफिल करते हुए। आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको फुलफिल कीजिए। आप वैसा ही योगदान करेंगे जो एक भारतीय सेना का नौजवान सरहद पर करता है। और बड़ी अच्छी लाइन जो एक कवि ने लिखी है, ये थोड़ा क्रॉप हो गया है स्क्रीन इनलार्ज होने की वजह से, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। उन्होंने शहादत अपनी 26 जुलाई को दे दी थी। कारगिल वॉर हो 99 का, या फिर 1971 का वॉर हो, 65 का वॉर हो, उसके पहले के वॉर हो, या बाकी और भी दिनों में जब भारतीय सेना के नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनकी शहादत पर्टिकुलर किसी एक डेट को हो जाती है, पर हर बरस उस रोज मेले लगते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं, और शायद यही एक निशान बाकी रहता है। So keep them always in your prayers and show gratitude. Okay. Now come to these topics. पहला टॉपिक जो हम लोग आज के आसाम प्रहरी के सेशन में डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए, पहला टॉपिक होगा एक बड़ा अच्छा एक लेगेसी, एक ग्लोबल लेगेसी बन रहा है एक एसएमएच लिटरेचर का, जो कि शॉर्ट स्टोरीज जिसमें है बच्चों को सिखाने के लिए। दादी नानी के हमारे जो किस्से होते हैं ना, उन दादी नानी के कहानी किस्सों में कई ऐसी चीजें होती है सीखने लायक जो हमें जीवन भर काम आती हैं। वैसे ही एक किस्सा है बूढ़ी आहिर साधु का। ये एक बड़ा अच्छा लिटरेचर, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये बूढ़ी आहिर साधु किसने लिखा है। क्या तुम मुझे अभी बता सकते हो दैट विच फेमस स्टॉलवर्ट, विच फेमस राइटर हैज कंपोज्ड इट? और अभी रिसेंट में इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसका अरेबिक ट्रांसलेशन। ये पहले एसएमएस लैंग्वेज में लिखा गया, उसका हिंदी में, बांग्ला में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुका है। अब अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होने वाला पहला एसएमएस शॉर्ट स्टोरी लिटरेचर बन रहा है। सो दैट्स रियली कमेंडेबल। हम देखेंगे इसका क्या इंपैक्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे इससे प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, जीएस पेपर 5 को ध्यान में रखते हुए। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा ड्रॉट डिक्लेरेशन इन वेस्टर्न आसाम। अभी आसाम में जो सिचुएशंस है, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था कि मानसून के टाइम में बारिश होगी, उससे काफी कम बारिश हुई है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट मीटिंग में भी ये डिक्लेयर किया कि स्पेशली आसाम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो ड्रॉट हिट हैं, और आगे सिचुएशन वैसे ही रहे अगर पूरे अगस्त में, तो पूरे आसाम को शायद ड्रॉट हिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है, क्या इसके इंपैक्ट हैं, कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, क्या सस्टेनेबल अप्रोच होगा, दैट वी विल डिस्कस। जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट करोगे ही, साथ ही साथ मेंस के जीएस पेपर 3 एंड 5 में। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, स्पेशली इन फोकस विथ आसाम। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर आपने न्यूज बड़ी देखी होगी, हम आज न्यूज एनालिसिस नहीं करेंगे। हम इस न्यूज के पीछे क्या है कि किस तरह से सीपीआई कम होने से इन्फ्लेशन कम हुआ,
क्या उसका एक्चुअल इंपैक्ट है? क्या पब्लिक फील कर रही है कि सच में महंगाई कम है? और अगर पब्लिक फील नहीं कर रही है तो किस वजह से? एक तरफ हम देखते हैं कि फूड कमोडिटी का प्राइस तो कम हुआ, जो कि सीपीआई कैलकुलेट करने में एक बड़ा ब्रैकेट का रोल प्ले करता है, बट हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हेल्थ के ऊपर, एडुकेशन के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो इंक्रीज इन्फ्लेशन है वो फूड प्राइस के जो डिक्रीज हो रहा है फूड प्राइस में उसको बैलेंस कर देता है। सो एक्चुअल रिलीफ नहीं मिल पाता है। अब ऐसा क्यों होता है? किस तरह से यहां पे सस्टेनेबल सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं? क्या सीपीआई का कम होना इकोनॉमी के लिए हमेशा बेनिफिशियल है, या इसके वजह से कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं? मतलब हमें न्यूज चैनल की तरह नहीं, हमें एक सिविल सर्वेंट की तरह एनालिसिस करना है। दैट वी विल एनालाइज इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज वल्चर रेस्टोरेंट एट कुल्सी। गुवाहाटी कामरूप सिटी में ही वल्चर रेस्टोरेंट, कुल्सी में एक वल्चर रेस्टोरेंट की प्लानिंग की जा रही है। अब इससे वल्चर का कंजर्वेशन तो होगा ही, मतलब बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो रहा है। फूड चेन में वल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टर्सरी कंज्यूमर होंगे ना, टॉप लेवल कार्निवोरस में आएंगे वल्चर्स। अब इनका IUCN स्टेटस क्या है, कितने टाइप के वल्चर्स होते हैं, कंजर्वेशन में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। इन सबसे रिलेटेड आपके लिए मेंस के क्वेश्चंस हर टॉपिक से रिलेटेड होंगे ही, प्रीलिम्स के क्वेश्चन जहां जहां बनेंगे वो मैं बताऊंगा, और साथ में हम लोग अलग से भी सेपरेट आपके लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपको करना है। चलिए, आपको प्री सिक्योर का सेशन भी मंडे से फिर से रिज्यूम हो जाएगा, उसको भी रेगुलर करते जाओ। देन रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात करें तो यहां पे 2 आर्टिकल मैंने तुम्हारे लिए इंक्लूड किए हैं जिसे तुम्हें पढ़ना है। पहला है कारगिल ऑपरेशन सिंदूर एंड बियॉन्ड, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल जो आर्म्ड फोर्सेस के ही जनरल ने लिखा है, जो आसाम ट्रिब्यून में जुलाई 26 आज पब्लिश होता है, आज जब हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। सो रीड इट। ये आपको ऐसे लिखने में या जनरल स्टडीज, इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया अभी क्या डिफेंस की फील्ड में कैसे कर रहा है, उसे समझने में बड़ा हेल्प करेगा। एंड देन दूसरा, जुलाई 23 को अगेन आसाम ट्रिब्यून में छपा हुआ एक बड़ा अच्छा आर्टिकल अबाउट डॉक्टर लीला गोगोईज लेगेसी। डॉक्टर लीला गोगोई की क्या लेगेसी है लिटरेचर के फील्ड में, सोशल वर्क के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, वो पढ़ने का काम। ये आपको जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 5 के आंसर लिखने में भी हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में भी ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज से रिलेटेड। सो ये दोनों टॉपिक आपके पढ़ने के लिए है। रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में पढ़ने की आदत डालो, वो बहुत जरूरी है, पढ़ने की आदत डालना। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक। अब हम पहले टॉपिक पर आते हैं और पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहला टॉपिक आपका क्या होगा? फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट बूढ़ी आयिर साधु। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने पूछा था तुमसे कमेंट सेक्शन में कि इसके कंपोजर कौन है, बताना मुझे, बट फिलहाल आप यहां पे इस इमेज को देखो। आगे भी मैं ये इमेज तुम्हें दिखाऊंगा। यहां पे एक बूढ़ी दादी बैठी है और बूढ़ी दादी अपनी कहानियां सुना रही हैं बच्चों को। तो ये हमारे भारतीय कल्चर का पार्ट है कि हमारे यहाँ बूढ़ी दादी नानी, जो हमारी माएँ होती हैं या जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो अपनी कहानियों के थ्रू ही कई किस्से, कई लेसन्स बच्चों को सिखा देते हैं जो लाइफ लॉन्ग एप्लीकेबल होते हैं। अब उसका एक ग्लोबल लेगेसी कैसे प्रिपेयर हो रहा है, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन कैसे अचीव हुआ कि इसका अरेबिक ट्रांसलेशन हो रहा है। एंड इट बिकेम द फर्स्ट एसएमएच बुक जिसका ट्रांसलेशन किस में किया जाएगा? अरेबिक लैंग्वेज में, ठीक है, अरब लिटरेरी स्फीयर में। अब जब इसका ट्रांसलेशन अरबिक में हो रहा है तो जो अरब नेशन में रहने वाले लोग हैं वहां पर भी शॉर्ट स्टोरीज का अपना एक हिस्ट्री चलता है, वहां पर भी शॉर्ट स्टोरीज के रेलेवेंस है। तो हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी प्रमोट करेगा। जब भी हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी में स्टूडेंट एक रटा रहा है आंसर क्या दे देते हैं कि बुद्धिज्म कैन बी यूज्ड एज सॉफ्ट डिप्लोमेसी। क्यों सिर्फ बुद्धिज्म कैन बी यूज्ड एज सॉफ्ट डिप्लोमेसी? ये बूढ़ी आयिर साधु नाम की ये जो बुक है ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी में नहीं यूज होगी कि अरब नेशंस के भी जो बच्चे हैं या जो अरबिक लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इन शॉर्ट स्टोरीज को सीखकर, या वो लोग भी जो बड़े हैं वो भी इन शॉर्ट स्टोरीज को पढ़कर आसाम के कल्चर के बारे में जानेंगे। सूफीज्म को हम लोग सॉफ्ट डिप्लोमेसी में यूज कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि हाउ सूफीज्म कैन बी यूज्ड एज सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सो दीज आर द वेज, इन वेज के थ्रू भी हम अपने सॉफ्ट डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। साथ ही साथ कल्चर का प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन तो होता ही है। अब हम यहां देखते हैं, यहां पे आप जिन पर्सन को देख रहे हो ही इज अ जेएनयू स्कॉलर, और इन्होंने ही, अबू सैयद अंसारी साहब ने ही, इन्होंने ही ट्रांसलेट किया है अरबिक लैंग्वेज में। अब हम जरा बात करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें आंसर्स लिखने हैं या कैसे समझना है। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन एंड ऑब्वियसली द स्टॉलवर्ट, द लेजेंड
श्री लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी, इनका ही लिखा हुआ है बूढ़ी आहिर साधु, मतलब ग्रैंड मदर की स्टोरी, जो कि इन्होंने कब पब्लिश किया था? 1911 में। शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन 1911 में ये पब्लिश करते हैं। और 1911 का ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइज, 1911, क्योंकि इसी साल ब्रिटिश ने कैपिटल शिफ्ट किया। कहां से कैपिटल शिफ्ट किया बताओ? फ्रॉम कलकत्ता, जिसको हम बोलते हैं कोलकाता, मुंह में रस भर के। कोलकाता से, कलकत्ता से कहां शिफ्ट किया बाबू? दिल्ली। दिल वालों की दिल्ली। स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा था हमने, जिन बैचेज में नहीं हुआ आगे पढ़ोगे स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट खत्म होने के बाद इस तरह से 1911 में ब्रिटिश कैपिटल शिफ्ट करते हैं, बंगाल पार्टीशन को कैंसिल करते हैं। वही समय है जब यहां पर श्री लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी क्या लिख रहे हैं? बूढ़ी आहिर साधु, कलेक्शन ऑफ एसएमएच फोक टेल्स, एसएमएच शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड टू द कल्चर, रिलेटेड टू द ट्रेडिशन ऑफ आसाम, जहां पे एक कैरेक्टर बनाया गया एक बूढ़ी माता जी को और बाकी बच्चों को, और वो बता रही हैं अलग अलग स्टोरीज के हेल्प से मोरल वैल्यूज के बारे में, विट ह्यूमिलिटी जो कि इंसान के अंदर होनी चाहिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट उसके बारे में। अब इसका ना कई बार ट्रांसलेशन हो चुका है। ये जो बूढ़ी आहिर साधु है, इसका ट्रांसलेशन हिंदी लैंग्वेज में, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका ट्रांसलेशन बांग्ला लैंग्वेज में पहले भी हो चुका है। अभी हम किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं? हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं अरबिक लैंग्वेज में। द फर्स्ट एसएमएच बुक विच इज बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक लैंग्वेज। सो इस तरह से एक ग्लोबल लेगेसी इसकी प्रिपेयर होगी। इससे पहले बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश और बाकी लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट हो ही चुका है। ठीक है, अब हमारा पहला काम क्या है? हम थोड़ा लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी के बारे में पढ़ें, a stalwart who has contributed in the development of Assamese literature। तो हम अगर ब्रीफ में इनके बारे में डिस्कस करें, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करें, देन इनका एक वर्क जो है, जैसे बूढ़ी आहिर साधु जो है, ग्रैंड मदर्स टेल जो है, इसने एसएमएच फोक टेल्स को जो एसएमएच फोक टेल्स है, मतलब आसाम में जो फोक स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज को पहले एक रीजनल पहचान देना, फिर नेशनल पहचान देना और फिर ग्लोबल पहचान देने का काम किया। ग्लोबल पहचान कैसे? तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब ट्रांसलेशन हो रहा है तो लोग तो तब भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, लोगों को मालूम पड़ रहा है। सो इन्होंने अपने राइटिंग से, अब यहां पे जो बूढ़ी माता का कैरेक्टर इन्होंने बनाया है वो तो इनके विट को, इनके इंटेलिजेंस को दिखाता है। तो इन्होंने अपने राइटिंग से, अपने इंटेलिजेंस से बच्चों को बड़े प्यार से, ह्यूमर की हेल्प से ट्रेडिशनल वैल्यू सिखाने का काम किया। इनमें अगर हम पॉपुलर टेल्स की बात करें इस कलेक्शन का, तो यहाँ पे ये डिफरेंट पॉपुलर टेल्स हैं। तुमने कभी ये सुनी है ये कहानियां तो बड़ी अच्छी बात है, या कभी पढ़ी है तो अच्छा है। आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि इन टेल्स में, इन कहानियों में लिखा क्या है। ठीक है, दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो। बाकी हम इनकी बात करें लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी की, तो इनको फादर ऑफ एसएमएच शॉर्ट स्टोरी के खिताब से भी, के रिस्पेक्टफुल टाइटल से भी नवाजा जाता है, कि उन्होंने एसएमएच शॉर्ट स्टोरी की जो शुरुआत की इन्होंने, और एसएमएच शॉर्ट स्टोरी को एक नई पहचान देने का काम अपने वर्क से किया, जैसे बूढ़ी आहिर साधु के नाम से। बाकी इनके कंट्रीब्यूशन अलग पोएट्री, नोवेल्स, प्ले, सटायर ऐसे इनमें भी है। सो ही होल्ड्स अ डिफरेंट चैप्टर, अ यूनिक चैप्टर इन द ग्रोथ ऑफ एसएमएच लिटरेचर, जिनको हम सेपरेटली अपने असम हिस्ट्री के क्लासेस में या असम लिटरेचर के क्लासेस में भी पढ़ते हैं। आपके लिए एक होमवर्क भी है कि आप इनके बारे में अलग से पढ़िए, पढ़ के सिर्फ नोट्स बनाने का काम नहीं, नॉलेज के लिए पढ़िए इनके बारे में। दैट्स योर होमवर्क। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो हमारे आज के सेशन का पार्ट है। तो बूढ़ी आहिर साधु के हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसको ना मैंने अलग अलग हेडिंग में डिवाइड कर दिया है। ये अलग अलग हेडिंग में हम इसलिए डिवाइड करते हैं सो दैट अंडरस्टैंडिंग इजी हो और मेंस के आंसर्स बढ़िया हम लिख सकें। प्रीलिम्स में तो ये हेल्प करेगा ही आपको समझने में, मेंस के आंसर्स भी आप अच्छे से लिख सको। सो पहला हेडिंग मैंने क्या बनाया? प्रिजर्वेशन ऑफ एसएमएच फोकलोर, मतलब एसएमएच फोकलोर, एसएमएच फोक टेल्स, जहां पे डिफरेंट ट्रेडिशनल वैल्यूज को, कल्चरल वैल्यू को बताया जाना है, उसके प्रिजर्वेशन का काम करता है। एक रिच स्टोरी टेलिंग हेरिटेज। अब ये स्टोरी टेलिंग हेरिटेज, इसको आप कहां देख सकोगे? इसको आप देख सकते हो ना एसएमएच थिएटर में। अभी भी एसएमएच थिएटर उतना ही पॉपुलर है जितना होता था। एक्चुअली हमारा इंडिया यही है, हमारे इंडिया में प्लेज ज्यादा पॉपुलर होते थे थिएटर की हेल्प से। हम कालिदास जी के जमाने, उनसे पहले से थिएटर करते आ रहे हैं, प्लेज लिखते आ रहे हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो उस चीज को रिप्रेजेंट किया बूढ़ी आहिर साधु नाम के बुक से। जो एडुकेशनल वैल्यू है, एडुकेशनल वैल्यू लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, क्लेवरनेस, ये सब बच्चों में इम्बाइब करने का काम सिंपल तरीके से बूढ़ी आहिर साधु नाम के बुक से किया जा सकता है। बच्चों को कल्चरल आइडेंटिटी सिखाना,
बच्चों के अंदर अब कल्चरल आइडेंटिटी सिखाया जा रहा है इनको बुक्स में स्टोरीज के हेल्प से, और चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया। अब ये ना ऐसा नहीं है तुम बोलोगे कि सर हम तो बच्चे रहे नहीं, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं पढ़ता था, अब क्या करूं? तुम अभी भी पढ़ सकते हो। टू हैव अ नॉस्टैल्जिया अबाउट द चिल्ड्रन वांट, बच्चे में जब हम किस तरह से सीखते हैं उस नॉस्टैल्जिया को आप रिवाइव कर सकते हो। एंड ऑल्सो इट इज पॉपुलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, इससे इंस्पायर्ड कई स्कूल्स, कई स्टोरी टेलिंग, इवन आप बूढ़ी आहिर साधु से स्टोरीज लेकर एक वेब सीरीज बना सकते हो, अभी बनाया जा सकता है, मूवीज में अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ये सारे वो सिग्निफिकेंस हो गए जो सिग्निफिकेंस बूढ़ी आहिर साधु नाम के बुक के लिए या बाकी बुक्स के लिए भी यूज हो सकते हैं। फिलहाल हम इसे बूढ़ी आहिर साधु के लिए यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके लिए अटैच किए हैं अलग से। एग्जाम्पल क्या है? कनिंग ऑफ जैकॉल्स का। जैकॉल, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम मीर जाफर के बारे में पढ़ते हैं ना कि मीर जाफर किसका जैकॉल था, किसका सियार था? रॉबर्ट क्लाइव का। कुत्ता नहीं था, कुत्ता वफादार होता है, ये वफादार नहीं था। ये पहले इसका फायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव का। कुछ लोग होते हैं जो पहले आपका फायदा उठाएंगे, फिर आपको ही डसेंगे और फिर दूसरे के पास चले जाएंगे फायदा उठाने, और फिर एक रोज उसको भी डसेंगे। मीर जाफर वैसा ही था, पहले ब्रिटिश का फायदा, पहले उसने किसका फायदा उठाया? तो पहले सिराजुद्दौला का सेनापति बना, फिर उसको डसा, किसके हेल्प से? रॉबर्ट क्लाइव के हेल्प से। फिर रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प से बन गया बंगाल का नवाब, फिर उसको भी डसने गया, किसके हेल्प से? तो डच के हेल्प से। फिर वहां से भी जब निकाला गया तो आगे जाके फिर मीर कासिम के हटने पर वापस मीर जाफर नवाब बनता है। तो ये जैकॉल की प्रॉपर्टी होती है। यहां पे कनिंग ऑफ जैकॉल्स नाम वाले बुक से इस तरह से एथिक्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में इन्होंने बताया, तो एक बढ़िया एग्जाम्पल वो हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस आप देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में यहां इंक्लूड क्या कर सकते हो कि अगर इन स्टोरीज को ई बुक के फॉर्म में, ऑडियो बुक के फॉर्म में, ना सिर्फ एसएमएस लैंग्वेज में, एसएमएस लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में, बांग्ला में, अब तो अरबिक की भी बात हो रही है, अगर इन लैंग्वेज में ऑडियो बुक के फॉर्म में लॉन्च किया जाए, देन ऑब्वियसली इट वुड रीच टू अ वाइडर ऑडियंस, कल्चर का ज्यादा प्रमोशन हो पाएगा, ओटीटी में अडॉप्ट किया जा सकता है। सो ये सारे सिग्निफिकेंस बन सकते हैं अभी रिसेंट में बूढ़ी आहिर साधु के। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कुछ और भी सिग्निफिकेंस देखते हैं, जैसे क्या बताया था मैंने तुम्हें सॉफ्ट पावर के लिए। तो आप देखो इंडिया के सॉफ्ट पावर का एक्सटेंशन कैसे होगा बूढ़ी आहिर साधु से। अब हमने अभी बूढ़ी आहिर साधु का ट्रांसलेशन किस में किया भाई? हमने ट्रांसलेशन किया अरेबिक में, अरेबिक में ट्रांसलेशन किया। अरब नेशंस में पहले से कई शॉर्ट स्टोरीज पॉपुलर हैं, जैसे 1001 नाइट्स, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो अरब नेशन में पहले से पॉपुलर है। सो द पीपल ऑफ, हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक आसाम का, एक आसाम इंडिया हो गया और एक हो गया अरब नेशंस। तो आसाम इंडिया से बूढ़ी आहिर साधु अरबिक नेशन में, अब अरब नेशन में चलेगा, और अरब नेशन का 1001 नाइट्स जो है वो आसाम में, इंडिया में लोग पढ़ेंगे। कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है ना, सॉफ्ट पावर एक्सचेंज हो रहा है, एक्सटेंशन होगा। एंड जो शेयर्ड नैरेटिव थीम है, ये शेयर्ड नैरेटिव थीम, जब भी हम बात करें विलेजर्स की शेयर्ड नैरेटिव थीम की बात करें, हम एथिकल वैल्यूज की बात करें, हम ऑनेस्टी की बात करें, तो वो शेयर्ड नैरेटिव थीम ना सिर्फ अरब में और ना सिर्फ आसाम में बल्कि पूरे वर्ल्ड में सेम शेयर्ड नैरेटिव थीम होता है। आइडेंटिटी असर्शन, जिस आइडेंटिटी को लेकर आजकल लोगों के बीच क्लैश होता है कि ये आइडेंटिटी पर्टिकुलर किसी भी रीजन से रिलेटेड आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, बिना किसी से क्लैश किए बगैर। आप किसी को जाकर थप्पड़ मारो कि तुम मेरी आइडेंटिटी का नहीं है, तू यहाँ क्या कर रहा है, उससे बढ़िया है कि आपने अपनी आइडेंटिटी पॉपुलर करनी है, प्रिजर्व करनी है, प्रमोट करनी है, तो आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। आज हमारे सोसाइटी में जिस तरह से रिलीजन को लेकर जो डिबेट चल रहा है, जिस तरह से कम्युनलिज्म इंक्रीज हो रहा है, अबू सैयद अंसारी साहब ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सेक्युलरिज्म का, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व और प्रमोट करने का बिना किसी को हार्म पहुंचाए। सो रियली सैल्यूट टू दिस पर्सन कि ये एसएमएच आइडेंटिटी को प्रिजर्व भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं बिना किसी पर उंगली उठाए, अननेसेसरी, बिना किसी को हार्म किए। दैट इज अ कंक्लूसिव वे, ये एक सस्टेनेबल तरीका है। मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग में हम यूज कर सकते हैं इन स्टोरीज को, तो ये हमारे सिग्निफिकेंस हो गए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके लिए एक इस लिटरेचर पे बेस्ड एक क्वेश्चन 150 वर्ड्स का, जो आपको 2 पेजेस में 150 वर्ड में लिखने हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया मेंस बेस्ड। और जो कुछ भी हमने पढ़ा बूढ़ी आहिर साधु के राइटर से या किन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है अरेबिक लैंग्वेज में, ये आपके लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से।
जो होमवर्क मैंने तुम्हें दिया कि आप श्री लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी के बारे में पढ़ोगे, तो जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो प्रीलिम्स के और फैक्ट आपके लिए इकट्ठे हो जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम आते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया गाइज ड्रॉट डिक्लेरेशन इन वेस्टर्न असम। अभी आप यहां देख सकते हो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, एक फाइल फोटो ली गई है। पहले 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो वेस्टर्न असम के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तुम में से कौन उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है जहां पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन ज्यादा स्ट्रांग है, बताओ जरा। और अगर इन्होंने अभी सीएम ने यह भी डिक्लेयर किया कि अभी तो हम 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रॉट लाइक सिचुएशंस डिक्लेयर कर रहे हैं, बट अगर सिचुएशन ऐसे ही रहे, अगर अगस्त में भी कम बारिश होती है, अब सावन का महीना लगभग आधा बीत चुका है, पर फिर भी लगता है देवादिदेव महादेव थोड़े रुष्ट चल रहे हैं कि बारिश कम हो रही है, तो अगर अगस्त में भी ऐसे सिचुएशन रहे तो पूरे आसाम को ड्रॉट हिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। आसाम के कई मिनिस्टर्स जाकर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिल रहे हैं कि हमें रिलीफ पैकेज की जरूरत भी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली अ कंसर्न। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जीएस पेपर 3 में या जीएस पेपर 5 में आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नाउ लुक एट दिस। एक ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, आप एक फार्मर को देख रहे हो किस तरह से वो परेशान बैठे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो क्रॉप्स को देखो, कौन सा प्लांट है ये, पैडी प्लांट है ना, अभी पैडी कल्टीवेशन का टाइम है। वैसे अच्छी बात है कि आसाम में कुछ वेराइटीज हैं राइस की जिनका प्लांटेशन अगस्त में भी चलता है, तो अगस्त में अगर अच्छी बारिश होना तो कुछ हद तक ये जो दिक्कत है वो दिक्कत फुलफिल हो जाएगी। अदरवाइज पैडी के प्राइस और उससे रिलेटेड फिर राइस का प्राइस काफी इंक्रीज होगा। चलिए हम फिलहाल देखते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से हम पढ़ रहे हैं, तो बैकग्राउंड ये है कि मॉनसून ऑनसेट होने के बाद भी मॉनसून रेन में काफी कमी देखी गई है, स्पेशली जून और जुलाई के टाइम में। जून और जुलाई जब मॉनसून स्ट्रांग रहता था यूजुअली, इस बार मॉनसून वीक रहा। अब मॉनसून जब वीक रहा, इसके वजह से इन फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, तो बक्सा, बोरपेटा, बोंगाईगांव, धुबरी एंड कोकराझार, अभी इन डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रॉट लाइक सिचुएशंस, इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रॉट लाइक सिचुएशंस डिक्लेयर किए गए। एंड अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा, क्योंकि जैसे ड्रॉट लाइट सिचुएशन की बात करें, अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि आईएमडी के अकॉर्डिंग किस तरह से ड्रॉट डिक्लेयर किया जाता है, तो अगर रेनफॉल डेफिसिट 40% से भी कम रहे पास्ट के कंपैरिजन में, देन ड्रॉट लाइक सिचुएशंस डिक्लेयर होते हैं। और अगर ये सिचुएशन आगे कंटिन्यू रहा ना, तो पूरे स्टेट में ड्रॉट लाइक सिचुएशन डेवलप हो सकते हैं, विच वुड बी रियली चैलेंज। बाकी अब हम ड्रॉट की बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना बेसिकली ड्रॉट को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, बेसिकली इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेगा। उस कैटेगरी में हम जाएंगे, पर पहले थोड़ा यहां समझ लो ड्रॉट बुलाया कब जाएगा, जब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अनयूजुअली ड्राई वेदर होता है। एक स्लो ऑनसेट ऑफ हैजार्ड के रूप में हम ड्रॉट्स को देखते हैं। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस स्लो ऑनसेट ऑफ हैजार्ड, कि अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ, वोल्केनिक इरप्शन है, ये सब अचानक से होता है। बट ड्रॉट लाइक सिचुएशन ना अचानक से नहीं ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब जून में, जुलाई में बारिश कम हुई, अगस्त में बारिश कम होगी, मई अप्रैल में ऑलरेडी गर्मी पहले ज्यादा पड़ रही थी, तो ये 3-4 महीनों का जो इंपैक्ट है वो ड्रॉट के रूप में दिखेगा। दैट्स व्हाई वी से स्लो ऑनसेट ऑफ हैजार्ड। So, as per the National Commission of Agriculture in India and IMD, ड्रॉट को 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया जाएगा। कौन से 3 पार्ट? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब when there is significant decline in rainfall, जब जो रेनफॉल जितना एक्सपेक्टेड है उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन में डिक्लाइन हो जाए, कि पूरे 1 महीने तक रेनफॉल अच्छे से नहीं हुआ, 2 महीने तक रेनफॉल अच्छे से नहीं हुआ, पास्ट ईयर के कंपेरिजन में 40% से भी कम रेनफॉल हुआ, तो हम मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। और इसी मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट से रिलेटेड हो जाता है दूसरा हमारा कौन सा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। जब रेनफॉल कम हो रहा है, देन ड्यू टू दैट प्रोलॉन्ज्ड रिजल्ट, उसके वजह से क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर। क्योंकि रेनफॉल होगा तभी तो वाटर रिप्लेंस होता है। 2 तरीके होते हैं वाटर लेवल रिप्लेंस होने के, कि एक तो ग्लेशियल मेल्ट काफी ज्यादा हो और रिवर का पानी अच्छे से बहे और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहे। दूसरा एक उससे बढ़िया और इजी तरीका क्या हुआ, कि अच्छी बारिश हुई और ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर या सब सरफेस वाटर रिचार्ज हो गया। लेकिन हमने पहले देखा कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट में बारिश कम हो रही है, इसलिए ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हैं। तो जब रेनफॉल कम है
तो सेकंड वाला हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब सरफेस एंड सब सरफेस वाटर की स्कार्सिटी होना। एंड थर्ड काइंड ऑफ ड्रॉट एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या, जब सॉइल मॉइस्चर एंड द रेनफॉल आर इनएडिक्वेट टू सपोर्ट द हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स लाइक पैडी और राइस। अब पैडी और राइस जो है इसको एनफ अमाउंट पे, स्पेशली इंडिया में आसाम के अलावा बाकी स्टेट्स, बिहार बंगाल की बात करें, इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स जहां पे राइस कल्टीवेशन ज्यादा होता है, हमारे यहाँ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यूज करते हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए, बट जब मॉइस्चर कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, तो हम इसको एग्रीकल्चरल ड्रॉट बोलेंगे। सो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड फिर ये हाइड्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट एग्रीकल्चरल ड्रॉट से कनेक्टेड है। सो रेनफॉल का कम होना ऐसे इस तरह से ड्रॉट के 3 टाइप्स में डिवाइड हो सकता है। इसको प्रीलिम्स के लिए भी याद रखोगे तुम, ठीक है। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या कॉज रहे हैं जिसके वजह से ड्रॉट लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ। क्या सिर्फ इंद्रदेव के नाराज होने के वजह से, बारिश कम होने से ड्रॉट लाइक सिचुएशन कम हुआ, या कुछ पॉलिसी मेजर्स भी हैं जो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, बाकी भी और फैक्टर्स हैं जो इस ड्रॉट लाइक सिचुएशन को और बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम पहला फैक्टर तो भाई इंद्रदेव से रिलेटेड पढ़ेंगे, मतलब मॉनसून रेनफॉल डेफिसिट, जो मेट्रोलॉजिकल रीजन था कि बारिश ही कम हुआ, 40% से भी बिलो बारिश हो रही है। अभी जिन 5 डिस्ट्रिक्ट की हमने बात किया था, बक्सा, बॉरपेटा, बोंगाईगांव, धुबरी, कोकराझार में, वहां पे बारिश काफी कम हुई। तो जब बारिश कम हुई तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट और उससे रिलेटेड हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और उससे रिलेटेड एग्रीकल्चरल ड्रॉट जनरेट हो गया, ठीक है। बाकी रीजन, शिफ्ट इन रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल का पैटर्न भी ये ऑब्जर्व किया गया है। याद रखिएगा कि पोस्ट 1993 के बाद रेनफॉल के पैटर्न में ना काफी चेंजेस आए हैं। पहले अराउंड 2325 मिलीमीटर तक बारिश होती थी, वो चेंज होकर 2116 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। सो रेनफॉल के पैटर्न में ये डिक्लाइन होना, ये डिक्लाइन 1993 के बाद से, दिस इज रियली कंसर्निंग। अब उस चीज को एड्रेस करने के लिए बाकी चीज भी होनी चाहिए थी, सही, वो नहीं हो पाई। तुम याद करो आसाम प्रहरी के ही सेशन में हमने बात किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाया है ना मैंने तुम लोगों को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आसाम प्रहरी में आपको करवाया है। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेजर्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते रहा जाता, तो आज वो जो एक्सेस वाटर है ना, जैसे अभी जून जुलाई में बारिश कम हुई, पर जून के ये अर्ली डेज तुमको याद होंगे काफी बारिश हुई थी, वाटर लॉगिंग भी हो गया था गुवाहाटी जैसे कई सिटीज में। या अभी पिछले मंडे को 21 जुलाई को भी काफी तेज बारिश हुई थी, सोमवार का दिन था, काफी तेज बारिश हुई थी सुबह में कुछ रीजन्स में असम के। तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेगुलर इंटरवल पे करते हैं तो उस एक्सेस वाटर का यूज किया जा सकता था ना इरिगेशन में। सो दैट्स वाई अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल, अब ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्लाइन होना, उसके कई रीजंस होते हैं ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन होने के, कि ज्यादा से ज्यादा हम वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह से वाटर को ज्यादा एक्सप्लॉइट करना, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल एकदम डिप्लीट होता जाता है, डिक्लाइन होता जाता है। हम सीमेंट के जंगल बनाते जा रहे हैं, सीमेंट की लेयरिंग हो रही है, तो जो बारिश का पानी है वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सो ग्राउंड वाटर लेवल पहले से डिक्लाइन रहता है। ज्यादा हैंडपंप यूज करना, लैंड यूज चेंजेज एंड डिफोरेस्टेशन, ट्रीज जो होते हैं ना, वो ना सिर्फ बादलों को अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा बारिश करवाते हैं, बल्कि रेन वाटर रिचार्ज में या एक्चुअली ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट हमने ट्रीज कट कर दिए, उसके वजह से भी मॉइस्चर लॉस होता है। और फैक्टर की देखें तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, सिर्फ आप भगवान को दोष नहीं दे सकते, अरे इंद्र भगवान ने बारिश नहीं करवाई, उसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी तो हैं। अब डिफोरेस्टेशन भगवान जी थोड़े ही करवा रहे हैं, मतलब भगवान जी कहने का मतलब कि सिर्फ नेचर पे थोड़े ही डिपेंडेंट है ड्रॉट लाइक सिचुएशन, ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है ना। और देखो यहाँ पे इनएडिक्वेट वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड्स जो होते हैं जैसे छोटे छोटे डैम्स हो गए, या फिर हम बात करें तो बिल की बात करें, बिल्स होते हैं, है ना, बिल्स होते हैं, हम बिल्स का प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं। हम अपना जो भी वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या कहें उसे, हम वाटर कंजर्वेशन के लिए वेटलैंड्स का प्रिजर्वेशन नहीं कर पाते हैं, वेटलैंड्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर, वेटलैंड मैनेजमेंट को लेकर रमसार कन्वेंशन भी हमने पढ़ा है। तो अगर हम वेटलैंड्स के ऊपर मिट्टी डालकर
वही वेटलैंड्स जिनको हम बिल के नाम से भी बुलाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी डालकर अगर हम बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं तो वो वेटलैंड्स बचेंगे नहीं। एक्सेस वाटर जो है वो ना तो उस वेटलैंड में जमा रहेगा, ना वहां से जाकर नीचे ग्राउंड वाटर में जमा रहेगा, तो वाटर स्कार्सिटी होगी। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, और क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन रोल बड़ा है ही, सो दिस आल्सो मेक इंपैक्ट। एंड ओवर डिपेंडेंसी ऑन सिंगल क्रॉप्स। अब ठीक है, पैडी कल्टीवेशन अफेक्ट होगा, वहां पर भी हमने देखा कि हमारा एक किसान पैडी कल्टीवेशन की वजह से परेशान था। ये अभी एक हमने पिक्चर देखा ना, ये हमने पिक्चर देखा कि एक किसान बेचारा परेशान है पैडी कल्टीवेशन को लेकर। बट सिर्फ पैडी के ऊपर ही इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा देना, आप पैडी क्रॉप्स के अलावा बाकी क्रॉप्स के भी कल्टीवेशन को सोच सकते हो। इसमें सरकार का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार भी फार्मर्स को एनकरेज करे। सो सिंगल क्रॉप पर जो कि ऑलरेडी वाटर इंटेंसिव है, उसमें उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा देने से ड्रॉट लाइक सिचुएशंस अराइज होते हैं। सो इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, तो हम अगर इम्पैक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट पड़ेगा स्पेशली खरीफ क्रॉप्स पर, मतलब स्पेशली राइप पर, खरीफ राइप्स पर। बोरो राइस एंड रबी क्रॉप्स पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अभी तो खरीफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, रबी क्रॉप्स पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, यहां पे मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड किया आपके लिए, बोरो राइस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, क्या समझते हो इससे, एक बार मुझे बताना। स्पेशली अगर आपने कभी बोडो या बोरो राइस के बारे में सुना है, थोड़ा रिसर्च करना अपने घर में। अभी हमने बूढ़ी आयर साधु की बात की थी ना, दादी नानी की कहानी किस्सों की, तो थोड़ा अपने आसपास नजर डालना और बताना कि ये राइस की क्या वेराइटी है, क्यों बुला रहे हैं ऐसा नाम, क्या स्पेसिफिक रीजन है। इवन टी कल्टीवेशन, इट वुड ऑल्सो बी एट रिस्क। टी वैसे बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है, पर अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस होते हैं देन इवन टी प्लांटेशन रीजन्स दे वुड बी अफेक्टेड। और अगर टी प्लांटेशन रीजन पे अफेक्ट पड़ेगा तो आसाम की इकोनॉमी का एक लार्जर पार्ट टी प्लांटेशन है, तो ओवरऑल इकोनॉमी इंपैक्ट हो सकती है। हॉर्टिकल्चर्स एंड वेजिटेबल्स, सिर्फ राइस नहीं, राइस के अलावा बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी, लाइव स्टॉक्स भी, एंड वाटर स्ट्रेस एंड माइग्रेशन इन पर्टिकुलर रीजन्स। सो ओवरऑल इंपैक्ट सोसाइटी के, या फिर हमारी सोसाइटी की बात करें, स्टेट की बात करें, तो हर सेक्शन पर पड़ने वाला है ड्रॉट का इंपैक्ट। यूएनसीसीडी का एक डाटा मैंने यहाँ पर कोट किया है, आप ऐसे एग्जाम्पल कोर्ट में यूज कर सकते हो आंसर लिखने में अपने मेंस के, कि एज पर यूएनसीसीडी about 700 million people would be displaced due to drought by 2030। अब हम लोग आज कहाँ हैं, 2025 के मिड में है, मिड आ चुका है 2025 का। तो यूएनसीसीडी क्या बोला है कि अगले 5 साल में अराउंड 700 मिलियन पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा ड्रॉट लाइक सिचुएशन की वजह से, एंड ओनली नेचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमने अभी देखा कि वो जो रीजन्स थे, कॉज थे ड्रॉट के, उसमें सिर्फ नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। एंड 1 in every 4 children would be deeply affected due to drought like situations. So that's why it's really a concern not only for Assam, सिर्फ आसाम के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए एक कंसर्न है ड्रॉट लाइक सिचुएशंस को डील करना। इसलिए अब हम आगे देखेंगे पॉलिसी मेजर्स बाय द गवर्नमेंट एंड अदर इनिशिएटिव्स टू टैकल ड्रॉट लाइक सिचुएशंस, कि कैसे हम लोग ड्रॉट लाइक सिचुएशंस को टैकल कर सकते हैं, क्या हमारे लिए वे फॉरवर्ड या कौन से मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। तो ड्रॉट डिक्लेरेशन एंड रिलीफ डिसबर्समेंट, ये पॉलिसी मेजर्स हो गए जो गवर्नमेंट लेती है। जैसे अभी यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, तुम इस पिक्चर को भी देखो। अच्छा, ये पिक्चर का नीचे वाला पार्ट जो क्रॉप हुआ, तो आपने सुना होगा, जब आपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की स्पीच सुनी होगी, स्टेटमेंट सुना होगा, तो उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी ये बोल रहे हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पार्ट हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पार्ट हैं, तो आपको आपके जो भी ड्रॉट की वजह से अगर आपके क्रॉप का लॉस हो रहा है तो वो लॉस कौन बियर करेगा, सरकार बियर कर लेगी। तो ये पॉलिसी मेजर्स हो गए ड्रॉट को डील करने के लिए। सो ड्रॉट डिक्लेरेशन एंड रिलीफ डिसबर्समेंट एज पर, यहां पे आप कोट कर सकते हो, इन सबको अंडरलाइन करना है। एज पर सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, स्टेट एंड सेंटर कैन इश्यू रिलीफ फंड्स। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसका पूरा डिटेल तुम्हें इस आंसर में नहीं लिखना है, अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के डिटेल्स नहीं लिखने हैं, बस मेंशन करना है। हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आप अलग से पढ़ लो, वैसे वो कई बार प्री सिक्योर के सेशन में या डीसीए में भी एक्सप्लेन किया गया है, बट आप अपने पास अलग से भी नोट्स बना के रख सकते हो प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए भी कभी। वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन स्कीम, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की कृषि सिंचाई योजना काम आ सकती है।
जल शक्ति अभियान जो है इसका यूज किया जा सकता है। तो ये पॉलिसी मेजर्स हो गए। इन पॉलिसी मेजर्स के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेकल द ड्रॉट लाइक सिचुएशंस। उसके अलावा बाकी इनिशिएटिव्स क्या, पॉलिसी मेजर्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग। तो आईएमडी का यूज करके या एम किसान एसएमएस पोर्टल जैसे सर्विसेज का यूज करके, अब ये सब एग्जांपल्स आपको लिखने हैं, एम किसान एसएमएस पोर्टल या आईएमडी का एप्लीकेशन, हम इससे ना बेटर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बेटर फोरकास्ट कर सकते हैं रेन का, जिससे किसानों को हेल्प मिलेगी, हम पहले से प्रिपेयर्ड हो सकेंगे। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तुमको मैंने बताया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा ना, जिसमें हर कम्युनिटी के लोगों को, चाहे वो बिल्डर हैं या इंडिविजुअल है, उनके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। डिस्कस किया है हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जिन्होंने नहीं देखा है, आप आसाम प्रहरी के जून या जुलाई के ही सेशन में है, जून में या जुलाई में है, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जून से जुलाई में कवर है ये। सो विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम इस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर सकते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारे मेंस के आंसर में ये जरूर रहना चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे, कि सिर्फ पैडी का कल्टीवेशन नहीं करेंगे हम, पैडी के अलावा ऑयल सीड्स का, बाकी हॉर्टिकल्चर का, पल्सेस के भी कल्टीवेशन पर ध्यान देंगे, जो कि उतना वाटर इंटेंसिव नहीं होता है। इवन पैडी कल्टीवेशन में भी ये ध्यान रखा जाएगा कि हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करें, हम ज्यादा वाटर इंटेंसिव सीड्स यूज नहीं करें, कम वाटर को यूज करके भी राइस कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ना सबके एफर्ट की जरूरत है, फार्मर्स को भी अवेयरनेस फैलाना होगा, फार्मर्स के बीच भी उनको भी यूज करने आना चाहिए, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है या गवर्नमेंटल सपोर्ट है वो सपोर्ट भी देने की जरूरत है। सो दैट्स वाई ओवरऑल पॉलिसी मेजर्स एंड बाकी इनिशिएटिव से ड्रॉट लाइक सिचुएशंस डील किए जा सकते हैं। कुछ इमीडिएट रिलीफ भी है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना, ये जो मेजर्स हैं, ये मेजर्स लॉन्ग टाइम रिलीफ के लिए है। अब एकदम इमीडिएट रिलीफ की हम बात करें तो है ऑगमेंटेड इरिटेशन, कि भैया टैंकर्स डिप्लॉय करे, सरकार अपने तरफ से टैंकर दे, क्योंकि जो हमारा किसान है बेचारा, वो तो टैंकर का पानी खरीद के नहीं इरिगेशन कर पाएगा ना, जो गरीब किसान है, तो सरकार देगी टैंकर फैसिलिटी। ये एक इमीडिएट हेल्प हो गया, आपको इमीडिएट रिलीफ हो गया। सीड्स एंड फॉडर डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि जब लोगों के पास अनाज कम होगा तो सरकार अपने गोडाउन से लोगों को अनाज देगी। कम्युनिटी एंगेजमेंट करवाना लोकल लेवल पर, मॉनिटरिंग के लिए, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इंटर स्टेट कोलैबोरेशन, कि मेघालय भी कई बार ड्रॉट लाइक सिचुएशंस फेस करता है, तो मेघालय में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको अडॉप्ट करना, या जैसे बिहार जैसा स्टेट, यूपी जैसा स्टेट, पंजाब जैसा स्टेट, दिल्ली जैसा, दिल्ली को छोड़ो ये थोड़ा छोटा है, हरियाणा जैसा स्टेट, यहाँ पर भी ड्रॉट लाइक सिचुएशंस कई बार हुए हैं, बट इन्होंने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए थे, आसाम की गवर्नमेंट भी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकती है। एंड क्लाइमेट रेजिलियंस प्लानिंग, ये फिर से शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का पार्ट बन जाएगा। सो इन मेजर्स को यूज करते हुए ड्रॉट लाइक सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है। एंड नाउ मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस, ये आपके लिए एक फिर से मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। ये कंक्लूजन जो मैं देखो ऊपर लिख कर देता हूं ना, इस क्वेश्चन में भी कंक्लूजन था, पिछले क्वेश्चन में भी था, और ऊपर मैं इसे कट कर देता हूं, इसको ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आजकल में भी जो आंसर तुम्हारे चेक किए थे, कुछ एस्पिरेंट अभी भी कंक्लूजन लिख देते हैं या इंट्रोडक्शन कीवर्ड लिखते हैं, वो लिखना नहीं है गाइस, है ना, ध्यान देना है, इसलिए मैं कट कर देता हूं। और ये कंक्लूजन में क्वेश्चन के साथ इसलिए लिख रहा हूं आपके हेल्प के लिए, कि आपको कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन लिखने में जो दिक्कत होती थी वो दूर हो जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस सेशंस। बस आप सिंसियरली देखते जाओ तभी बात बनेगी। नेक्स्ट है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। अब कई न्यूज पोर्टल पर, डिफरेंट जगहों पर आपने ये देखा होगा कि सीपीआई इंडेक्स में आसाम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बट अब उसके बाकी पर्सपेक्टिव हमें देखने हैं कि रियल इंपैक्ट कितना है, क्या अभी भी चैलेंजेस है, क्या इसके रेलेवेंस है, राइट। ये तीनों चीज हम देखेंगे, क्या रेलेवेंस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से, क्या चैलेंजेस है और कैसे डील किया जा सकता है। तो देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट है आसाम का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। क्या परफॉर्मेंस है, दैट आसाम सीपीआई स्टूड एट 1.77% ओनली। हम नेशनल सीपीआई की बात करें तो नेशनल सीपीआई भी 77 मंथ लो पर है, जो कि कितना आया है 2.1% जून में। अभी हम देखेंगे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में आप इकोनॉमिक्स के क्लासेस में प्रशांत सर से पढ़ोगे।
तो नेशनल सीपीआई जो है जून में जब मेजर किया गया तो वो 2.1% है, बट असम ने उससे भी कम 1.77% सीपीआई ग्रोथ सीपीआई जो है वो रिकॉर्ड किया है। इट मींस असम इज परफॉर्मिंग वेरी गुड इन मैनेजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ही, बट कुछ चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सीपीआई के अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स की भी बात करें तो इट हैज आल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 0.1%, मार्किंग इट्स फर्स्ट डिक्लाइन इन 20 मंथ्स। पिछले 20 मंथ में पहली बार WPI इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया है। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो भी प्रीलिम्स आप अभी रिसेंट में दोगे, चाहे यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम हो, आईबी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या यूपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रही हो, वहां पे ऐसे पॉइंट्स जरूर पूछे जाते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। मेंस में भी आप यूज कर सकते हो, बट सारे डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इंडिया के यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो गवर्नमेंट सोर्सेज से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंज्यूमर है, शी इज लुकिंग हैप्पी। क्यों भैया? क्योंकि इंडिया का जो सीपीआई है उसने रिकॉर्ड डिक्लाइन रजिस्टर किया है, रिकॉर्ड डिक्लाइन रजिस्टर है 6 ईयर लो इन जून 2025। कभी कभी लो रजिस्टर करना भी अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन लो दिखाया गया है, इन्फ्लेशन लो ऑब्जर्व किया गया है, सिर्फ दिखाया नहीं गया है, ऑब्जर्व किया गया है। सो दैट्स व्हाई द कंज्यूमर इज हैप्पी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। हालांकि हम एक बात, जैसे मैंने तुमको सेशन के शुरू में भी बताया कि फूड इन्फ्लेशन सीपीआई का, जो सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं, उसमें फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा पार्ट है। तो फूड प्राइसेस तो जरूर कम हुए हैं। उसका एक रीजन भी ये रहा, अलग अलग न्यूज़पेपर सोर्सेस में भी ये एक्सप्लेन किया गया कि फूड प्राइसेस कम हुए, उसका फैक्टर पीछे से लाया जाता है कि पिछले साल बारिश अच्छी हुई, पिछले साल रबी क्रॉप्स भी अच्छे हुए, जिसके वजह से फूड प्राइस जो है वो कंट्रोल रहा। बट अब इस साल देखो सिचुएशन कैसे है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन आसाम में बन रहे हैं। इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी अगर बारिश मान लो कम रही तो ये फूड प्राइस फिर से इंक्रीज होने के हालात पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फूड प्राइस के अलावा बाकी हेल्थ इन्फ्लेशन की बात करें, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, बाकी चीजों में, फ्यूल प्राइसेस में, तो उतना लो नहीं ऑब्जर्व किया गया। दैट्स वाई कई पब्लिक का ये क्वेश्चन था कि जब सीपीआई इतना कम ही हुआ तो फिर महंगाई से रिलीफ क्यों नहीं है? इसलिए नहीं रिलीफ है कि फ्यूल प्राइसेस तो उसके कंपैरिजन में नहीं कम हुए, हेल्थ में तो उसके कंपैरिजन में कोई रिलीफ आपको नहीं मिला, एजुकेशन में तो रिलीफ नहीं मिला, स्टेशनरी प्रोडक्ट खरीदने में रिलीफ नहीं मिला। तो सिर्फ फूड प्राइस कम होने से आपको ओवरऑल रिलीफ क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जो सब्जी बेचने वाला पर्सन है उसको भी तो स्टेशनरी का सामान चाहिए, उसको भी तो कपड़ा खरीदना है। दैट्स वाई एक्चुअल रिलीफ नहीं मिल पाता है कई बार। खैर, फूड इन्फ्लेशन भी लोएस्ट रहा है सिंस जनवरी 2019। ये सब आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो और प्रीलिम्स में भी ये काम आएगा, है ना। चलिए, आप यहाँ पे पूरे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को देख सकते हो। यहाँ पे आप आसाम का डाटा देखिए, ये इस तरह से 1.77%, है ना। अब यहां से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है दैट आसाम ऑब्जर्व्ड लोएस्ट सीपीआई इन इंडिया। क्या ये सही होगा आंसर? एक बार जरा मैप को देखो और बताओ। अगर मैं तुमको एक स्टेटमेंट दूं दैट आसाम ऑब्जर्व्ड लोएस्ट सीपीआई इन इंडिया, तो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? ये आप इस मैप को देखकर बता सकते हो, इसलिए मैप वर्क इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको देखिए और आंसर कीजिए। चलिए, अब हम आते हैं कि किस तरह से ये इन्फ्लेशन वर्क होता है। सीपीआई की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए है ही। इन्फ्लेशन की बात करें तो सिंपल राइज इन प्राइसेस को इन्फ्लेशन बोला जाता है। हालांकि इन्फ्लेशन के कई और मेजर होते हैं, जैसे हमने श्रिंकफ्लेशन का एग्जाम्पल कई बार लिया है कि पार्ले जी बिस्किट वो आज भी 5 रुपए का मिलता है, बट बिस्किट का साइज पतला हो गया है, बिस्किट की क्वालिटी खराब हो गई है, 5 रुपए भले फिक्स है, तो प्राइस राइज नहीं हुआ फिर भी इन्फ्लेशन है, उसको हम श्रिंकफ्लेशन बुलाते हैं। कड़क चाय का कप पहले बड़ा था, अब छोटा होता चला गया, है ना। लेज के चिप्स का पैकेट, कि अब लेज के चिप्स के पैकेट में चिप्स कम हवा ज्यादा होता है, कल को हम ऐसे खोलेंगे बढ़िया फ्रेग्रेंस आएगा अमेरिकन लेज चिप्स का, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ये सब श्रिंकफ्लेशन के एग्जांपल हैं। बट फिर भी अगर हम बुक डेफिनेशन की बात करें, बुक में क्या डेफिनेशन लिखा जाता है, तो प्राइस राइज इन्फ्लेशन बताया जाता है। बेसिकली हम 3 टाइप के इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वैसे और भी टाइप्स हो सकते हैं। एक हो गया डिमांड पुल,
अब जैसे विंटर सीजन में अनियन के प्राइस काफी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अनियन तभी मार्केट में आना शुरू होता है, लेकिन लोग अनियन ज्यादा डिमांड करते हैं विंटर सीजन में। क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि ठंडी के महीने में ठंडी का जब सीजन चलता है तब अनियन खाने से बॉडी भी वार्म रहता है। चाहे आप नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करो या वेजिटेरियन, तो अनियन का यूज उसमें होता है। सो उस टाइम में डिमांड काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा रेट, डिमांड पुल। कॉस्ट पुश क्या हो गया? अब कॉस्ट पुश जैसे देखो, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, ड्रॉट वाला एग्जांपल हमने देखा अभी आसाम में, ड्रॉट इन आसाम, इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम। अब यहाँ पे ड्रॉट के वजह से क्या होगा? आपको इरिगेशन के लिए, अब फार्मर जो हमारे किसान है, किसान तो पैडी उगाएगा ही, उसको इरिगेशन के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ज्यादा वो डीजल यूज करेगा, ज्यादा वो क्या करेगा, सपोज वो टैंकर लाकर इरिगेशन कर रहा है तो उसका कॉस्ट लग गया ना, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गया कल्टीवेशन का। तो जब ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गया तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। एक और टाइप है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। हम और भी टाइप बना सकते हैं, इकोनॉमिक्स के क्लासेस में आप पढ़ोगे। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या है? इन दोनों को मर्ज कर दिया हमने सिंपली समझने के लिए। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, यहां पे ना बिल्ट इन इन्फ्लेशन में एक्चुअली क्या है, इन दोनों को मर्ज करना मतलब लिटरली मर्ज नहीं कर रहे हैं। बिल्ट इन इन्फ्लेशन में ना एक फीडबैक लूप काइंड ऑफ क्रिएट होता है, एक लूप बन जाता है। क्या लूप बन जाता है? जब प्राइस राइज हो रहे हैं, चाहे कॉस्ट पुश के वजह से हो या डिमांड कॉस्ट पुश के वजह से हो या डिमांड पुल के वजह से हो, तो उसके वजह से प्राइस राइज हो रहा है। इसलिए मैंने बोला कि इन दोनों को मर्ज कर दिया कि किसी वजह से भी प्राइस राइज हो। जब प्राइस राइज होगा ना, तो लोग अपने वेजेज इंक्रीज का भी डिमांड करते हैं कि भैया हमारा वेज भी इंक्रीज होना चाहिए। तो प्राइस राइज हो रहा है, वेज भी राइज हो रहा है। प्राइस राइज हो रहा है तो आप बोलोगे कि पहले से इन्फ्लेशन है। वेज राइज हो रहा है तो लोगों के पास पैसा बढ़ गया तो डिमांड ज्यादा करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, एक लूप में फंस जाएगा। अब फिर वेज ज्यादा हुआ, फिर से डिमांड ज्यादा हुआ, तो फिर से प्राइस बढ़ गया। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है, इसलिए फीडबैक लूप बोला जाता है बिल्ट इन काइंड ऑफ इन्फ्लेशन में। चलो अब हम अपने आज के टॉपिक पर आ जाते हैं कि जो सीपीआई ऑब्जर्व किया गया है जून 2025 में, वो क्या कह रहा है। कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं, इनमें से कुछ फैक्ट्स आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। फ्यू फैक्ट्स, नॉट ऑल द फैक्ट्स। ये प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे सारे फैक्ट्स। खैर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो हमने देखा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2.1% ऑब्जर्व किया गया है लास्ट 77 मंथ में, मतलब जनवरी 2019 से अगर कैलकुलेट किया जाए तो। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी पिछले 20 मंथ में पहली बार डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया। फूड एंड बेवरेजेज की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट में से एक आता है फूड एंड बेवरेजेज, it registered deflation of 0.2% after being at 8.4% in June 2024। मतलब लास्ट 1 ईयर में, अब इसलिए पॉलिटिशियंस के बीच होड़ लग गई है इसका श्रेय लेने का, कि लास्ट 1 ईयर में जून 2024 में 8.4% था फूड एंड बेवरेजेज में सीपीआई, फूड एंड बेवरेजेज का कंट्रीब्यूशन सीपीआई में। वो इस बार कितना ऑब्जर्व किया गया? 0.2%। मतलब फूड एंड बेवरेजेज का प्राइस सच में बहुत कम हुआ है, बट इसको बैलेंस कर देगा बाकी सेक्शन। बाकी हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में फूड आर्टिकल्स की बात करें तो वो भी फॉल ऑब्जर्व किया गया है, यहाँ भी 3.75%। तो गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर में अच्छा काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 12.3% से, राइट। इन्फ्लेशन इन फ्यूल लाइट इज टू 2.55%। हाउसिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो वो थोड़ा मार्जिनली इंक्लूज हुआ 3.24%, वाइल पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट स्टेड स्टेबल है 2.4%। खैर, पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स की बात करें तो ये हर फैमिली की नीड नहीं होती है। सरकार इसको लेकर परेशान नहीं रहेगी कि भाई पान का भी प्राइस कैसे कम करें, टोबैको का भी प्राइस कैसे कम करें, कि लोग खाते हैं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये फिगर्स भी आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। यहां से हमको याद क्या रखना है? ये सारा का सारा फैक्ट नहीं याद रखना है। सारा फैक्ट रट के आप मेंस में लिख नहीं पाओगे, जो सच्चाई है वो है। आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि लास्ट 77 मंथ्स में सीपीआई में सबसे बड़ी गिरावट ऑब्जर्व की गई है, सबसे ज्यादा डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया है। और स्पेशली सीपीआई के लार्जेस्ट ब्रैकेट में से एक कौन सा? फूड एंड बेवरेजेस वाले सेक्शन में। इट मींस डायरेक्टली अगर कंज्यूमर को अफेक्ट करने की बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस वाला जो सेक्शन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इसने सबसे ज्यादा डिक्लाइन शोकेस किया है। एंड दैट्स व्हाई पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू गेट द माइलेज। बट एक मिनट, अच्छा,
हम बाकी इंप्लीकेशन पर आएंगे, पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। हालांकि ये डेफिनेशन बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने पहले से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो आप समझ लो। सीपीआई की हम बात करें तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल प्राइसेस में जो चेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज में उसको मेजर करता है, और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल पे गुड्स जो ट्रेड होते हैं उनके जो प्राइस चेंज होता है उसको मेजर करता है। सीपीआई का कंपाइलेशन करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एमओएसपीआई के अंडर है, और डब्ल्यूपीआई का कैलकुलेशन होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ये सब फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स में काम आते हैं, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। और अगर इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपने करी हैं तो पहले भी आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज दोबारा पढ़ोगे। इसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना कि ये रटे कैसे, रटने की जरूरत नहीं है। सीपीआई में जहां तक बात है तो हम ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को काउंट करते हैं, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को काउंट किया जाता है। इसलिए कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए, पब्लिक को डायरेक्टली खुश करने के लिए सीपीआई वाला मेजर्स पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं। सीपीआई के लिए बेस ईयर 2012 है, डब्ल्यूपीआई के लिए 2011-12 बेस ईयर अभी यूज किया जा रहा है। वो आप इकोनॉमिक्स की क्लासेस में वापस फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे मेन कंसर्न पे, जो अभी रिसेंट सीपीआई डाटा पर है। क्या रेलेवेंस है लोअर इन्फ्लेशन का? सीपीआई कम रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन कम दिखाया जा रहा है, कम ऑब्जर्व किया गया और कम दिखाया जा रहा है। बट इसका पूरा रेलेवेंस क्या है देखते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी होना। अब जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड है, बेवरेजेज हैं, इनका प्राइस लो ऑब्जर्व किया गया, इट मींस इट शोज द प्राइस स्टेबिलिटी, कि प्राइस अब ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ी स्टेबिलिटी है। अब जब प्राइस स्टेबिलिटी होती है ना, तो वो कैसे एक्शंस को प्रॉम्प्ट करता है? नए गुड्स खरीदने को। तो कंज्यूमर के पास अब अपना पैसा ज्यादा होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, क्या खरीदेगा? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। वो अपना पुराना मोबाइल रखकर नया मोबाइल खरीद कर ले आएगा, जो इंडिया में यूजुअली लोग करते हैं। खैर, इसके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, हालांकि इसके लिए पैसा ज्यादा बचने की जरूरत है, जो कि बच नहीं पाता है क्योंकि दूसरे तरफ प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। और वो भी डाटा है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, वो भी डाटा के अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्व किया गया है। बिजनेस जो एंटिटीज होते हैं वो भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, नई नई फैक्ट्रीज स्टार्ट करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट क्या? इंपैक्ट ऑन आसाम से एग्रीकल्चर। अब हम आसाम को लेकर आते हैं कि हमें एपीएससी मेंस की बात करनी है या एपीएससी प्रीलिम्स की बात करनी है, तो हम आसाम में क्या कर रहे हैं। तो आसाम में सीपीआई या डब्ल्यूपीआई डिक्रीज होने से क्या होगा? फर्टिलाइजर का, सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का, इसका कॉस्ट कम होगा। तो जब फर्टिलाइजर, सीड्स का कॉस्ट कम होगा तो हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो आसाम के अराउंड 70% एग्रेरियन पॉपुलेशन का पार्ट है, स्मॉल फार्मर्स, उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा। कम होगा ना इनपुट कॉस्ट, मतलब पेस्टिसाइड खरीदने का कॉस्ट, सीड्स खरीदने का कॉस्ट कम हो गया। सस्टेनेबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे? कि अब ज्यादा इन्वेस्टिंग होगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करने में। किसान के पास पैसा होगा तो वो नए नए टूल्स खरीद सकता है, ट्रैक्टर्स खरीद सकता है। सस्टेनेबिलिटी दिखेगी हमें ओवरऑल। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरकार को भी दिखेगा कि अब इन्फ्लेशन कम है तो सरकार इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे अरुणोदय स्कीम है, अब अरुणोदय स्कीम का ड्रॉट से कुछ, सीपीआई से कुछ डायरेक्ट लेना देना नहीं था। मैंने कैसे यूज किया कि जब इन्फ्लेशन कम है तो सरकार क्या करेगी, सब्सिडीज का वेलफेयर स्कीम में बेटर यूज कर सकती है, और अरुणोदय स्कीम जैसे स्कीम्स में और ज्यादा थोड़ा सा प्रोपोर्शन बढ़ाकर वल्नरेबल सेक्शंस को हेल्प कर सकती है। तो ओवरऑल इकोनॉमी में इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखे जा सकते हैं। बट स्टिल रिमेन्स द चैलेंजेज। कॉमन पब्लिक के बीच अभी भी क्या चैलेंज है, अब हम इस चैलेंज को देखते हैं। स्ट्रक्चरल चैलेंज। स्ट्रक्चरल चैलेंज वो भी डेटा के अकॉर्डिंग, कि भले फूड प्राइसेस में, वेजिटेबल, पल्स, स्पाइसेस में डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया हो, बट फिर भी इन्फ्लेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन सेवरल आइटम्स एंड सर्विसेज, जैसे एडुकेशन, स्टेशनरी सेगमेंट्स, हेल्थ, इन सब में अभी भी इन्फ्लेशन ऑब्जर्व किया गया। हेल्थ केयर की कैटेगरी की बात करें, जो 15 मंथ हाई पर था इन्फ्लेशन हेल्थ केयर कैटेगरी में, तो इन कैटेगरी में अगर अभी भी आप इन्फ्लेशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो इंसान को खाने के साथ साथ एडुकेशन की, स्टेशनरी सामान की और हेल्थ की जरूरत होती है। सो ये बैलेंस हो जाता है। वेजेज जो है वो स्टेगनेंट रहते हैं। वेजेज स्टेगनेंट है कैसे? बिजनेस, ऐसे देखिए, फूड प्राइसेस कम होना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में,
अब फूड प्राइसेस सिर्फ राइस नहीं है, फूड प्राइसेस में ब्रेड का पैकेट भी आ जाएगा, जैम का डब्बा भी आ जाएगा, सॉस का डब्बा भी आ गया, मिल्क का पैकेट भी आ गया। तो अगर मिल्क के पैकेट में, हालांकि तुरंत वो चेंज आपको नहीं दिखा होगा कि आपको मिल्क का पैकेट सस्ता मिलने लगा, नहीं ना, क्यों? क्योंकि जो मिल्क का पैकेट आ रहा है वो भी उसी सप्लाई चेन का पार्ट है। सो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस तुरंत ऑब्जर्व नहीं होते हैं, राइट? इसलिए पॉलिटिशियंस के दिखाए हुए सुनहरे सपने एक्चुअली में उतने सच नहीं रहते। अब ब्रेड का जो पैकेट है उसका प्राइस मान लो कम हो गया, तो जो ब्रेड बनाने वाली कंपनी है उसको तो लॉस होने लगेगा ना, और जब उसको लॉस होगा तो वो अपने एम्प्लॉय के सैलरी को इंक्रीज करेगा या कम कर देगा? दैट्स व्हाई स्टैग्नेंट वेजेज होता है। अब हमारे जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया आसाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर, हमेशा मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको आसाम की पर्सपेक्टिव ध्यान में रखनी है। अभी जो हम मेंस के लिए इंडियन सोसाइटी की क्लास कर रहे हैं वहां पर भी क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, आसाम की पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख। तो आसाम में हमारे जो टी गार्डन के वर्कर्स हैं, टी एस्टेट के जो वर्कर्स हैं, अब सपोज टी का ही प्राइस कम हो जाता है सीपीआई कम होने की वजह से, क्योंकि टी भी तो फूड एंड बेवरेजेज वाले सेक्शन में आएगा, तो जो हमारे टी गार्डन वर्कर्स हैं उनके बेचारों के वेजेस कम हो सकते हैं, वहां पे उनको स्टैग्नेशन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सीपीआई एकदम लो हो रहा है तो हम ताली बजाएं, चेस्ट थंपिंग करने लगे, ऐसा नहीं, राइट? एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इसका असर पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कि हमारा जो फार्मर है, हमारा फार्मर अब एक तो वैसे भी रेनफॉल डेफिसिट ऑब्जर्व किया जा रहा है जिसके वजह से इसका कॉस्ट बढ़ने वाला है, और पहले से जो उसने प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रखे हैं किसान ने, अगर उसका प्राइस उसको सुटेबल नहीं मिल रहा है तो ओवरऑल उसको लॉस होगा, ओवरऑल हैम्पर पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे। सो दैट्स व्हाई नेगेटिव इंपैक्ट्स आर हियर, इसलिए नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं सीपीआई लो होने के भी। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी करके पूछ सकते हो। अच्छा, प्रीलिम्स वाले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उसका आंसर मैं आज के वीडियो में फिर डाल दूंगा, पिछले वाले सेशन का। चलिए, वे अहेड क्या है, सरकार इस लोअर सीपीआई एंड लोअर डब्ल्यूपीआई वाले से क्या आगे कर सकती है जिससे कि ये जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमने अभी ऑब्जर्व किए थे ये चैलेंजेस भी एड्रेस हो जाएं और जो हमको पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाता हम उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सके। सो गवर्नमेंट के लिए क्या वे अहेड होना चाहिए, एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट तुमको क्या मालूम होना चाहिए? लेवरेजिंग लो इन्फ्लेशन फॉर इकोनॉमिक स्टिमुलस, जैसे मैंने आपको बताया कि अरुणोदय स्कीम या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया, तो इन चीजों में सरकार क्या कर सकती है कि अब सरकार को अगर लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम है तो सरकार इसी टाइम में इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस यूज करे, स्मॉल बिजनेस को ज्यादा लोन दे। असम में स्मॉल बिजनेस को लोन दिया जा सकता है, अर्बन सेंटर्स लाइक गुवाहाटी और बाकी रीजन्स में, तो सरकार इसका फायदा उठा सकती है। आरबीआई को अपना रेपो रेट कट करना चाहिए जिससे कि और लोगों को स्मॉल बिजनेस के लिए लोन मिल सके। सो दिस इज अ गुड टाइम जहां पर लो सीपीआई का, लो डब्ल्यूपीआई का फायदा उठाया जा सकता है। गवर्नमेंट फिस्कल एक्सपेंशन कर सकती है। कैसे फिस्कल एक्सपेंशन करेगी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, रोड, इरिगेशन फैसिलिटी, जॉब्स क्रिएट करके। जैसे एक प्लान है अराउंड 500 करोड़ का फंड क्रिएट करना, किस चीज के लिए? ड्रॉट हिट या फ्लड हिट ड्रॉट या फ्लड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। वेज सपोर्ट मेजर्स लाने चाहिए जिससे कि जो डेली वेजेज हैं वर्कर्स के लिए उनको इंक्रीज किया जा सके, चाहे हम टी गार्डन्स वर्कर्स की बात करें या हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए उनकी बात करें। मनरेगा में हम लोग लेबरर्स के लिए ज्यादा वेजेज इंक्रीज कर सकते हैं। These are the positive things which government can carry from CPI and WPI lowering, CPI और WPI के लोअरिंग से गवर्नमेंट किस तरह से आगे पॉजिटिव आगे बढ़ सकती है। एंड डाटा ड्रिवन सस्टेनेबल पॉलिसी। डाटा ड्रिवन सस्टेनेबल पॉलिसी मतलब कि सिर्फ सीपीआई में फूड प्राइसेस कम हो जाने से गवर्नमेंट को चेस्ट थंपिंग नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए कि फूड प्राइसेस के साथ साथ हेल्थ हो गया, एडुकेशन हो गया, स्टेशनरी है, क्लोथ है, ये सारे चीज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड दैट्स व्हाई मेनी इकोनॉमिस्ट दे आर डिस्कसिंग कि सीपीआई या डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करने के टाइम में, स्पेशली सीपीआई के टाइम में, फूड एंड बेवरेजेज को जो ब्रैकेट दिया गया है, जो वेटेज दिया गया है, उसको रीएडजस्ट करने की जरूरत है। एंड बाकी कमोडिटीज का भी उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब जाके सस्टेनेबल डाटा ड्रिवन पॉलिसी बनेगी। ओके, सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके लिए एक अनदर मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किस पर बेस्ड? वल्चर रेस्टोरेंट पे।
जो कि कुल्सी गुवाहाटी असम में बनाने की बात चल रही है। वल्चर्स, क्या IUCN स्टेटस होता है गाइज? तो कोई एक IUCN स्टेटस नहीं है, वल्चर्स के अलग अलग वैरायटी हैं और हम लोग अलग अलग वैरायटी के डिफरेंट IUCN स्टेटस देखेंगे, ठीक है। यहां पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, द आसाम ट्रिब्यून में बड़े अच्छे से समझाया। द आसाम ट्रिब्यून के फाउंडर श्री RG बरुआ जी के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आप मेंस में जरूर एक्सपेक्ट करो। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये जो हमारे टूरिस्ट हैं ये पिक्चर्स ले रहे हैं किनका? वल्चर्स का। तो इको टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहा है ना वल्चर कंजर्वेशन, तो एक सिग्निफिकेंस तो इस पिक्चर से देखने मिल गया। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट लर्न टू ऑब्जर्व। न्यूटन ने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उसने बोला कि एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटी का प्रिंसिपल दे दिया, ऐसा बताया जाता है। तो इफ वी ऑब्जर्व, गांधी जी ने ऑब्जर्व किया तो गांधी जी ने खादी चरखा का प्रमोशन सिखाया। ऑब्जर्व करने की जरूरत, ऑब्जर्व करोगे ना तो इस एक पिक्चर से आपको एक सिग्निफिकेंस मिल गया कि भैया अगर हम वल्चर रेस्टोरेंट डेवलप करें तो हम इको टूरिज्म को, बर्ड वॉच को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ कम टू दिस, वल्चर रेस्टोरेंट क्या है? ये एक नया इनिशिएटिव है जहां पे अराउंड 2 एकड़ साइट्स में, लगभग 2 एकड़, आगे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, गुवाहाटी आसाम में कुल्सी रीजन में टॉक्सिन फ्री, ये जो डाइक्लोफेनेक है ना, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा व्हाट इज डाइक्लोफेनेक। पहले समझ लो, टॉक्सिन फ्री वल्चर्स के लिए क्या प्रोवाइड करवाना? कैरी ऑन प्रोवाइड करवाना। दिस इज द कैरी ऑन। यहाँ पे आप जो मीट देख रहे हो ये हो गया क्या? कैरी ऑन हो गया, जो टॉक्सिन फ्री होना चाहिए। अब जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम क्या खाते हैं? अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो वेज खाते हैं, और श्रावण का महीना खत्म हो जाएगा तो फिर हम वेज नॉन वेज दोनों पे टूट पड़ेंगे। तो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना खाते हैं अपनी पसंद का। वल्चर रेस्टोरेंट में क्या होगा? वल्चर्स के लिए ऐसे थाली लगा दिया जाएगा, जैसे मतलब यहाँ पे देखो, ये बैम्बू का एक ऐसे एक सपोर्ट बना दिया गया, प्लेट बना दिया गया, और यहाँ पे कैरी ऑन, यहाँ पे मीट रख दिए गए, या मतलब जो हमारे एनिमल्स होते हैं, मरे हुए डेड एनिमल्स, उनकी बॉडी रख दी गई। वल्चर्स आए खाने का काम करें। वल्चर्स यही तो करते हैं, एक्सकेवेंजर्स होते हैं, क्लीन करते हैं। लेकिन ये जो मीट है वो टॉक्सिन फ्री होना चाहिए। हम मार्केट में जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए तो यही उम्मीद करते हैं ना कि भैया हमको, अगर तुम चिकन खिला रहे हो, मटन खिला रहे हो या पनीर खिला रहे हो तो उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए, हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए। वही यहाँ वल्चर्स के लिए है, यही है वल्चर रेस्टोरेंट, राइट। अब हम डाइक्लोफेनेक पे आते हैं। तो डाइक्लोफेनेक क्या है? डाइक्लोफेनेक एक्चुअली में यूज होता है पेन को ट्रीट करने के लिए, इंसान के लिए नहीं यूजुअली, किन के लिए? एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए। बट अगर अब यही कैटल, ये जो एनिमल है, मतलब ये कैटल है, मतलब कोई भी कैटल हो गया, जैसे मान लो गोट हो गया, अब गोट को क्या दिया गया? डाइक्लोफेनेक दिया गया। बट यही डाइक्लोफेनेक जब वल्चर्स के शरीर में पहुंचेगा, अब यहाँ पे अगर ये जो मीट है ये किसी गोट का है जिसको डाइक्लोफेनेक दिया गया था, तो गोट के बॉडी में, मीट में, यहाँ पे वो डाइक्लोफेनेक रह गया, और अगर वल्चर्स उसको कंज्यूम करेंगे ना तो उनको किडनी फेल्योर या डेथ जैसे सिचुएशंस भी होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस द नंबर ऑफ वल्चर्स हैज बीन डिक्रीजिंग इन इंडिया। काफी नंबर डिक्रीज हो चुका है वल्चर्स का। सो दैट्स वाई ये जो कैरी ऑन दिया जाएगा, मीट दिया जाएगा, वो डाइक्लोफेनेक फ्री होना चाहिए। लेकिन ये इंश्योर कैसे करेंगे? ये एक चैलेंज है। दैट्स वाई वल्चर रेस्टोरेंट में एक बड़ा चैलेंज क्या हो गया? उनको पेस्टिसाइड फ्री, डाइक्लोफेनेक फ्री कैरी ऑन प्रोवाइड करवाना। चलो, तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। किया कैसे जाएगा, कैसे बनाया जा रहा है? तो उसके लिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्लान किया गया है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। कैसे भैया? तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी विलेज लेवल पर, जिसमें विलेज का मुखिया, पंचायत पति, इनको इन्वॉल्व किया जाएगा। विलेज के बाकी लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा कि भाई आप अपने विलेज में बोलिए कि वो कैरकैसेस, कैरी ऑन कलेक्ट करने में हेल्प करें, जो वल्चर्स को खिलाया जाएगा। अवेयरनेस ड्राइव चलाए जाएंगे जिसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स या फिर जो हमारे इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने का काम जो कंजर्वेशनिस्ट करते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट ली जाएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कैसे? तो आसाम कुल्सी में अगर वल्चर रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश किया जा रहा है तो आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगी? जमीन प्रोवाइड करने का काम करेगी, फेंसिंग, मॉनिटरिंग का काम करेगी। NSAID क्या करेगा? फ्री सर्टिफिकेशन देगा कैरियर्स के लिए। नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर जो है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर 2020-25 का, जो वल्चर्स के नंबर को इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है, उस प्लान के अकॉर्डिंग अलग अलग, चाहे वो विलेज हो या फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी हो, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, इसी प्लान को ध्यान में रखकर वल्चर
के कंजर्वेशन का, वल्चर के प्रमोशन का काम करेंगे। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ इनिशिएटिव कि ये इनिशिएटिव इस तरह से लिया जाएगा बाय इन्वॉल्विंग ऑल दिस थिंग्स। इस इनिशिएटिव को जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको ध्यान में रखकर ये सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे। अब वल्चर्स की किन किन वैरायटी का कंजर्वेशन होगा, तो टारगेट स्पीसीज हैं व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड, रेड हेडेड एंड लॉग बिल्ड वल्चर्स। मतलब बहुत सारी वैरायटी हो गई, तो अलग अलग वैरायटी हैं तो इनके अलग अलग IUCN के कंजर्वेशन स्टेटस भी हैं। अब देखो यहाँ पर अब हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इंडिया में मिलता भी है, असम में मिलता है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आता है, और ये तीनों वेराइटी इंडिया में मिलती है। इट मींस इंडिया में आसाम के अलावा बाकी स्टेट्स में भी, बाकी रीजन में हमारे जो वल्चर की वेराइटी मिलती है ना, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है। कुछ इंडेंजर्ड और नियरली थ्रेटन्ड कैटेगरी वाले भी हैं, लिस्ट कंसर्न्ड कैटेगरी वाले भी हैं, बट इंडिया में वल्चर्स की हम बात करें तो इंडिया में वल्चर्स मोस्ट ऑफ द वेराइटी दे आर इन द क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी। क्यों? क्योंकि इंडिया में वल्चर का पॉपुलेशन अराउंड 95% तक कम हो चुका है। उसका एक मेन रीजन था डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग, जिसके वजह से वल्चर्स का किडनी फेल्योर हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ वही दिक्कत है ना, हमारे यहाँ हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं या पेन किलर्स यूज कर रहे हैं कैटल्स के लिए, तो मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं होती है। इसलिए इंडिया में वल्चर का पॉपुलेशन 95% तक कम। इंडिया में जो वल्चर्स मिलेंगे कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में मोस्टली। इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होगा इस इनिशिएटिव के? तो इस इनिशिएटिव का इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या हो गया? इकोलॉजिकल बेनिफिट हो गया रैपिड एंड एफिशिएंट कैरकास डिस्पोजल। हमारे जो वल्चर्स होते हैं, अब हमारा जो वल्चर है ये क्या कर रहा है? ये क्लीनिंग का काम कर रहा है। मतलब अब कोई जैसे कैटल है, जैसे एक गोट है, जैसे एक डियर है। अब डियर को सलमान खान ने मान लो मार दिया, खैर सलमान खान ने नहीं मारा, मान लो डियर जंगल में मर गया, किसी टाइगर ने मार दिया, सलमान खान वाला टाइगर नहीं, रियल टाइगर। तो वो टाइगर पूरा का पूरा मीट तो नहीं खा जाएगा, बाकी वो छोड़ दिया। अब वो बदबू फैलाएगा, वो कंपोज होने में टाइम लगेगा, तो वल्चर आए और उसको खा लिए, और फिर उन्होंने जल्दी क्लीनिंग करने का काम कर दिया, जंगल में काम कर दिया क्लीनिंग करने का, सड़क के किनारे क्लीनिंग का काम कर दिया। तो इस तरह से इकोलॉजिकल बेनिफिट एक हो गया। सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे? इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। अभी देखा था ना हमने पिक्चर, इको टूरिज्म को, बर्ड वॉच को प्रमोट करने का काम कर रहा है। अब जहां पे बर्ड वॉच होगा, जहां इको टूरिज्म होगा, वहां पे होम स्टे भी बनेंगे, होटल्स भी बनेंगे। हो गया ना पूरा का पूरा सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। सेफ फूड सोर्स फॉर वल्चर्स। अब वल्चर का जब हम नंबर देखने की नंबर कम हो रहा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, 90% से ज्यादा वल्चर्स का डिक्लाइन हो चुका है, तो अगर हम डाइक्लोफिनेक फ्री फूड उनको प्रोवाइड करवाएं तो उनके नंबर्स फिर से रिवाइव होंगे, पॉपुलेशन रिकवरी हो जाएगी, पब्लिक हेल्थ सेफ गार्ड भी होगा। बोलो कैसे? अब एक गोट है, सिर्फ गोट क्यों लें, एक हम कैट की बात करते हैं। अब एक बिल्ली सड़क किनारे मर गई, एक डॉग सड़क किनारे मर गया, एक कुत्ता सड़क किनारे मर गया। ये जो डॉग और कैट है, ये सड़क किनारे मरा हुआ पड़ा हुआ है ना, धीरे धीरे इनसे भी कई टाइप के डिजीजेज, जूनोटिक डिजीजेज राइज हो सकते हैं। या कई ऐसे जानवर होते हैं, जैसे स्पेशली फेरल डॉग्स होते हैं, वो कई बार इन केयर केसेस को खाते हैं, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि उसके वजह से रेबिज और रेबिज के केसेस इंक्रीज होते हैं। तो अगर ये वल्चर्स इन केयर केसेस को, कैट को खत्म कर दिया, डॉग को खाकर खत्म कर दिया, तो रेबिज जैसे इनडायरेक्ट केसेस नहीं अराइज होंगे ना इसके वजह से। तो क्लीनिंग भी हो जा रही है, ना आपको बदबू मिलेगी, ना आपको रेबिज जैसे केसेस मिलेंगे, वल्चर्स के नंबर भी रिवाइव होंगे, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी अराइज होगा। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स, बट साथ में कंसर्न्स भी, चैलेंजेस भी। तो ठीक है, जो चैलेंजेस है हम उसको हैंडल करेंगे, उसको टैकल करेंगे। क्या चैलेंजेस हो गया? ड्रग रेसिड्यू स्क्रीनिंग का। अब हमें रेस्टोरों में जो चिकन कबाब मिलता है, मटन कबाब मिलता है, उसमें कितना पेस्टिसाइड है, उसके बॉडी में पेस्टिसाइड बोलें या कोई भी केमिकल बोलें, कितना है वो हमें मालूम नहीं होता है। वल्चर को बेचारों को जो केयर कैश दिया जाएगा, क्या वो सच में ड्रग डाइक्लोफिनेक फ्री होगा? इसकी गारंटी कहाँ से होगी? इसकी गारंटी करने के लिए जो बॉडीज हैं, क्या वो सच में अच्छे से काम कर पाएंगी? सो ड्रग रेसिड्यू स्क्रीनिंग एक बड़ा चैलेंज हो गया। सस्टेन्ड कैरकैस सप्लाई। अब कैरकैसेस लाए कहाँ से जाएंगे? अब लोगों की भी तो अटैचमेंट होती है ना, किसी के घर में कोई कुत्ता या बिल्ली की डेथ हो गई, किसी जानवर की डेथ हो गई, तो लोग उसको बरी कर देते हैं, वो जाके वल्चर के सामने रख तो नहीं देंगे।
तो सस्टेनेबल सप्लाई कैसे होगा? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फियर ऑफ ऑर्डर देखो क्या है, अभी मैंने तुमको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या बताया कि बदबू क्लीन होगा, लेकिन जिस रीजन में कैरकैसेस इकट्ठा किया जाएगा, जहां पर वल्चर रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, वहां से पास में गुजरने पे तो आपको बदबू आएगी। अब आप बर्ड वॉच के पर्पस से अंदर जा रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप पास से गाड़ी चला के जा रहे हो तो बोलोगे अरे यार बदबू आ रही है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और इंक्रीज हो सकता है। वल्चर उस रीजन को छोड़कर आसपास वाले रीजन पे भी अटैक कर सकते हैं। सो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के भी केसेस अराइज इंक्रीज होंगे। साइट मैनेजमेंट एंड बायो सिक्योरिटी, कि वो जो रीजन है वहां पे फेरल डॉग्स जाएंगे, वहां पे पिग्स नहीं जाएंगे, पोचर्स वहां नहीं पहुंचेंगे, इस चीज को भी इंश्योर करना। क्योंकि ये जो फेरल डॉग्स हैं, बाकी स्ट्रीट्स डॉग्स हैं, पिग्स हैं, ये नहीं पहुंचे कैरकैसेस तक, रेबीज जैसे डिजीज नहीं हो, ये हमारा एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंस था। लेकिन हम जहां पार्क बना रहे हैं वहां पे हमें प्रॉपर फेंसिंग करनी पड़ेगी कि वहां पे कुत्ते बाहर से नहीं पहुंचे, अदरवाइज हम इकट्ठा करके कैरकैसेस देंगे, कुत्ते आ गए और खा के बाहर जाकर रेबीज फैला रहे हैं, या पिग्स आ गए बाहर जाकर डिजीज फैला रहे हैं। तो साइट मैनेजमेंट का भी एक चैलेंज होगा। एंड सो ये सारे जो चैलेंजेज हैं, अब इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए रिगरस ड्रग स्क्रीनिंग, हमें चाहिए स्टडी फंडिंग, कि फंडिंग प्रॉपर मिलती रहे तो हम साइट मैनेज अच्छे से कर सके, हमें चाहिए इफेक्टिव साइट मैनेजमेंट एंड सस्टेन्ड लोकल पार्टिसिपेशन, हमें चाहिए सस्टेनेबल ड्रग रेसिस्टेंस मॉनिटरिंग। तो हमें ये जो चैलेंजेस थे ना, इन चैलेंजेस को एड्रेस करके हम लोग ये जो वल्चर रेस्टोरेंट वाला इनिशिएटिव है, वल्चर रेस्टोरेंट का जो तरीका है, हम उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ये चैलेंजेस बताने का मतलब ये नहीं था कि हमें तो वल्चर रेस्टोरेंट को बंद कर देना चाहिए, नहीं, हम वल्चर रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल उसके पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है, बट वी शुड आल्सो कीप दिस चैलेंजेस इन आवर माइंड, एंड वंस वी कीप द चैलेंजेस इन आवर माइंड ना, देन वी कैन एड्रेस इट, तभी हम इसको एड्रेस भी कर सकते हैं। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एक कंक्लूजन जो आपके आंसर में आप कंक्लूड कर सकते हो, और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ये आपके आज के सेशन के पार्ट थे। अब प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अभी हमने जो भी यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस किए, यहाँ से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो बनेंगे ही ना, चाहे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात हो, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में। उसके अलावा अलग से मैंने कुछ टॉपिक्स के आपके लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी अटैच किए ही हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, महामाया टेम्पल से रिलेटेड। थर्ड, डिफरेंट अवार्ड रेसिपिएंट और जो अवार्ड उनको मिला है उनसे रिलेटेड। फोर्थ, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम से रिलेटेड। एंड फिफ्थ, ई निधि मोबाइल ऐप से रिलेटेड। ये पांचों एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आंसर करना है। पिछले आसाम प्रहरी के सेशन में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे, उसका आंसर मैं आज इस सेशन में कमेंट में पिन कर दूंगा, और इस सेशन का आंसर आपको खुद ढूंढना है और कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। यह मेहनत आपको करनी है, भले आप इस बार प्रीलिम्स दे चुके हो, मेंस देने वाले हो, या अगले बार प्रीलिम्स दोगे, आपके लिए दोनों के लिए उतना जरूरी है। इवन जो लोग मेंस देने वाले हैं उनको भी प्रीलिम्स के आंसर करने हैं, क्योंकि ये जो ई निधि मोबाइल ऐप है, इसका अगर सही आंसर आपको मालूम रहा तो आप यूज कर पाओगे ना अपने मेंस के आंसर लिखने में, इसलिए दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आसाम प्रहरी के सेशन में जो अपकमिंग वीक होगा, उसमें हम लोग अपकमिंग वीक में जो भी आसाम में स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होगा उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए भी पढ़ाई, मेंस के लिए भी जो क्लासेस चल रही हैं आप उसको सिंसियरली करो। और जैसा अगेन अभी जो लोग भी सफल बैचेज में मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन सोसाइटी या एथिक्स जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, हम उसको किस लिहाज से पढ़ रहे हैं, क्या टारगेट रखकर, कि यूपीएससी में भी इंडियन सोसाइटी आता है बट एपीएससी में भी इंडियन सोसाइटी आता है, तो एपीएससी में इंडियन सोसाइटी के आंसर आसाम पर्सपेक्टिव को ध्यान में लिखकर करें तो मार्क्स अच्छे आएंगे। ये चीज आप मेंस के लिए हमेशा याद रखें, वही यहाँ आसाम प्रहरी के सेशन में भी हम लोग करते हैं। ओके, सो सिंसियरली पढ़ाई कीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद।